और बात करते हैं उन तमाम निवेशकों की जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करने को लेकर हमेशा तैयार रहते हैं, इच्छुक रहते हैं और तरीके जानना चाहते हैं, और साथ ही उन निवेशकों की भी जो अंतर्राष्ट्रीय फंड्स में निवेश कर रहे हैं। भारत के वो फंड्स जो कि आपको अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर की सुविधा दे रही हैं, कुछ फंड्स ने जो है उस सुविधा को अब वापस से खोल दिया है, जो कि एक लिमिट तय की गई थी रेगुलेटर की तरफ से, और हमने देखा कि बहुत सारे फंड हाउसेस जो है वो लिमिट पूरी होने के बाद निवेश नहीं कर रहे थे विदेशी बाजारों में, लेकिन अब कुछ चुनिंदा फंड्स हैं जिन्होंने वो लिमिट खोल दी गई है। कुछ स्कीम्स हैं जो मर्ज हुई हैं, जिसके चलते आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका एक्सपोजर जस का तस रहेगा। लेकिन चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। आदित्य अग्रवाल, को फाउंडर वेल्थीन, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और कुछ स्कीम्स जो मर्ज हुई हैं और क्लियरली वो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश का फ़ायदा देती हैं, इक्विटी और दूसरे एसेट क्लास में भी, और कुछ स्कीम्स जहां पर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कैपिंग जो लगी थी वो खोल दी गई है। इन दोनों सिनारियों को हम समझना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल से हम पीजीआईएम इंडिया की बात करते हैं, जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय फंड में जो है 3 जुलाई से निवेश को शुरू कर दिया है निवेशकों के लिए। थैंक यू कविता। तो आपकी बात, आई थिंक आप जो समय रेगुलेटर ने कैप लगाई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे, उस कैप में तो कोई चेंज नहीं है। बट हुआ क्या है पिछले 6-8 महीने में, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो, कि जो यूएस का जो टेक, बिकॉज हम यूएस में खास करके यूएस में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि यूएस में कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके हम प्रोडक्ट्स रोज यूज करते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, एप्पल हो, गूगल हो, और ऐसी कंपनीज का एक्सपोजर हमें इंडियन मार्केट में है नहीं, राइट। तो पहला तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से काफी लोगों का रुझान है इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से रुझान बढ़ा, क्योंकि वहां पर हमने हेडलाइंस पढ़ी कि कंपनीज 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही हैं, तो रुझान बहुत बड़ा। बट फिर हुआ ये कि फिर एक डाउन टर्न आया और मार्केट्स क्रैश हुए। तो जो जो कैप लगा था तब वो मार्केट इनफ्लो के पीक पर कैप लगा था, बिकॉज हमने लिमिट्स ब्रीच कर दिए थे। बट पिछले 6-8 महीने में क्या हुआ है, आफ्टर द क्रैश मार्केट्स फिर से रिकवर हो गए। तो इस बीच में जो लोग थोड़े लॉस पे बैठे थे या जो थोड़े गेन्स पे बैठे थे और पैसे विड्रॉ नहीं कर पाए, उन लोगों ने इस तेजी का फायदा उठाते हुए पैसे विड्रॉ किए। तो उस वजह से, फॉर एग्जांपल, जो पीजीआईएम की जो हम स्कीम की बात कर रहे हैं, मैं भी उसका नाम आपको बताता हूँ। पीजीआईएम की जो स्कीम है, 3 स्कीम है: इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड इनमें और 3 ग्लोबल स्कीम्स हैं, सिलेक्ट रियल एस्टेट। पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी, पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड और पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल सिलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड ऑफ फंड। ठीक है, मेरे ख्याल से तीनों फंड्स की एक बार हम बात कर लेते हैं, समझा देते हैं कि वो किस तरह के फंड्स हैं और कब से इनमें निवेश रुका था, इसकी भी आप जानकारी दे दें। सबसे पहले ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड की मैं बात करती हूँ, बताएं। हाँ, इसमें एक्चुअली ना इन्होंने, क्योंकि पीजीएम के पास करीब 300-350 करोड़ का रूम आया है इनफ्लो के लिए, जिसमें फिर वो अपनी लिमिट्स हिट नहीं करेंगे। और 300-350 करोड़ का जो रूम आया है नए पैसे का, वो इसलिए आया है क्योंकि पुराने इन्वेस्टर्स ने एग्जिट किया है, राइट। और ये तीनों स्कीम्स में मिला के एक नंबर आया है। और पहले इन स्कीम्स ने 2 लाख पर डे पैन बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, उन्होंने चेंज कर दी है। और साथ ही साथ जो एसआईपी और एसटीपी पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वो भी अब खोल दी है, राइट। बट उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि इन स्कीम्स में 300-350 करोड़ का रूम ओपन अप हुआ है इनफ्लो का, नए नए पैसे आने का, क्योंकि पुराने इन्वेस्टर जो थे स्कीम में, उन्होंने एग्जिट किया। चलिए, पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड और ग्लोबल सिलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज, ये तो फंड ऑफ फंड है। करेक्ट। तो ये एक फंड ऑफ फंड है, और बाकी दोनों जो है एसेंशियली वो फंड है जो डायरेक्टली या तो स्टॉक्स खरीदती हैं यूएस के, या फिर ज्यादातर केसेस में वो वहाँ की ईटीएफ्स या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो निवेश आदित्य, अब ये जो निवेश शुरू हो रहा है, ये कब तक के लिए शुरू होगा? क्या वापस से रोक लगाई जा सकती है जब फंड हाउस की लिमिट जो है वो एक बार फिर से हाई सीलिंग को टच कर दे? 100%। जब अगर ये अभी जैसे मैंने बताया 300-350 करोड़ का रूम बना है अभी इनफ्लो आने का, अगर वो हाँ। 300-350 मान लीजिए इनफ्लो कल आ जाता है, राइट, तो डेफिनेटली वापस इस पे ब्रेक लगेंगे, क्योंकि फिर से फंड जो उनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर की लिमिट से उसको हिट करने लगेगा।
तो अब ऐसे में आदित्य मुझे ये बताइए, ये वो ऐसे फंड्स तो है नहीं जो कि घरेलू बाजार में बिल्कुल भी पैसे लगाते हों, ठीक है, ये वो फंड्स हैं जो टोटली पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपके पैसे लगाते हैं। तो जब हमने देखा कि इनमें पैसे निवेश रोका गया था, तो उन निवेशकों को कितना घाटा या कितना नुकसान, उनके मुनाफे का या उनकी कमाई का क्या हुआ होगा? अब तो खैर निवेश शुरू हो गया तो वो वापस अपना निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनके पैसे रुके हुए थे निवेश होने से, तब तक क्या हुआ उनका? नहीं, ऐसा अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे इन्वेस्ट करने के लिए, राइट, और मैंने उसको डाइवर्सिफाई कर रखा है, मान लीजिए 10 रुपए इंटरनेशनल में और 90 रुपए डोमेस्टिक मार्केट में, राइट। अब मान लीजिए कि मैं 10 रुपए नहीं लगा पाया, 8 ही रुपए लगा पाया, राइट, क्योंकि निवेश रुक गया इंटरनेशनल स्कीम में, राइट। तो उसमें मुझे मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ पर से, राइट, बट ऑब्वियसली जो मैं चाह रहा था कि 10 रुपए लगा पाऊँ, वो 8 ही रुपए लगा पाया, और अब शायद अगर वापस ओपन अप हुआ है तो मैं अपने 2 रुपए जो मैंने जो और सोचे थे 100 में से डाइवर्सिफाई करने के लिए, मैं शायद 2 रुपए और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो पर से आई वुड नॉट से कोई नुकसान हुआ, बट डेफिनेटली जब मार्केट एक बार नीचे आई थी, क्रैश हुई थी मार्केट, तो कुछ लोगों को लगा होगा यार काश अभी निवेश का अलाउड होता तो मैं इस डाउन टर्न का या इस क्रैश का फायदा उठा पाता, जो काफी लोग शायद नहीं उठा पाए होंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये निवेश भी शुरू हो गया है कुछ ही समय के लिए हालांकि, तो क्या निवेशकों को इन फंड्स में से निकलने की आप सलाह दे सकते हैं या बता सकते हैं कि क्या रणनीति अगर कंटिन्यू करनी है, या इसके बदले और कोई पैसिव तरीका हो जहां से अगर वो निवेश करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो उनका जो मोमेंटम है इन्वेस्टमेंट का, कंटिन्यूटी जो है वो बनी भी रहेगी शायद? नहीं, आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि आप मान लीजिए अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप 10 रुपए आप डिसाइड करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में लगाने हैं, बिकॉज हम लोग जहां पर होम मार्केट बेटर समझते हैं, राइट। तो होम मार्केट में आपका मेजॉरिटी एलोकेशन होना चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में आपका कम ही एलोकेशन होना चाहिए, चाहे 5% हो 10% हो, राइट। उसके बाद फिर 5 या 10% के एलोकेशन में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट आप वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके की ग्रोथ स्ट्रेटेजी अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, राइट। बिकॉज काफी लोग ये बिलीव करते हैं, जैसे मेरा भी ये मानना है कि इंडिया में 12%, हम 7-8% की जीडीपी की ग्रोथ कंट्री है, 4-5% इन्फ्लेशन है, राइट, और प्लस जो कंपनीज है वो 2-3% आउट फॉर्म कर जाती है, तो 15-16% इक्विटी रिटर्न का मार्केट हमारा इंडिया अभी भी है, राइट। बट यूएस में डेफिनेटली कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में शायद, जैसे गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, कम से कम 50 कंपनीज ऐसी होंगी जो ग्लोबली कुछ प्रोडक्ट बेचती हैं। तो उन कंपनीज में एक्सपोजर करने के लिए डेफिनेटली कुछ ऐसे फंड्स हैं जो नैस्डैक ईटीएफ या टॉप 100 टेक कंपनीज ईटीएफ, इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पे शायद अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं अपना, अगर मुझे डाइवर्सिफाई भी करना है तो मैं टेक फोकस्ड फंड्स में डाइवर्सिफाई करूं, और क्योंकि वो टेक फोकस मुझे इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल पा रहा है। और डेफिनेटली मैं ये तो जरूर कोशिश करूंगा एज एन इन्वेस्टर कि मेरा, अगर मुझे 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 5 या 10% मैक्सिमम मेरा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर हो, बिकॉज मुझे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बहुत कॉन्फिडेंस है। चलिए, ये तो बात हुई है एक फंड हाउस की जहां पर आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश एक बार फिर से शुरू हो गया है। आदित्य, दूसरे फंड हाउस की बात करते हैं जहां पर स्कीम्स मर्ज की गई हैं, ठीक है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की मैं बात कर रही हूं, जहां पर एबीएसएल इंटरनेशनल इक्विटी फंड और एबीएसएल कमोडिटीज इक्विटी फंड ग्लोबल एग्री प्लान, इसको जो है वो इसका विलय किया गया है, इन स्कीम्स को मिलाया गया है और इन स्कीम्स को आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड में जो है वो शामिल किया गया है। तो पहले तो ये जो दो स्कीम्स थी इनके बारे में मुझे बताएं, क्या क्या सोली वो स्कीम्स की क्या अहमियत थी और वो किस तरह से निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक्सपोजर प्रोवाइड करा रही थी? ये एक कमर्शियल डिसीजन है एक्चुअली, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक फंड हाउस है, तो ये बिजनेस स्केल का बिजनेस है, राइट। तो अगर आप जब एक स्कीम लॉन्च करते हैं, आप होप करते हैं कि वो स्कीम इन्वेस्टर्स उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और एयूएम ग्रोथ आएगी उस स्कीम में। बट यहाँ पे आदित्य बिरला स्कीम में कुछ स्कीम्स में स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल अगर हम ये ग्लोबल एग्री प्लान जो उनकी स्कीम है, या सन लाइफ कमोडिटीज इक्विटी फंड की स्कीम है, वहां पे कुल मिला के सिर्फ 13 करोड़ का एयूएम था। 13 करोड़ के एयूएम पे एक फंड हाउस की जो स्कीम है वो उनके लिए वायबल नहीं है, राइट। तो बाकी जो दोनों स्कीम्स है वो भी लगभग 100 करोड़ के आसपास की एयूएम की स्कीम थी, तो जो वो स्केल बहुत छोटा है एक फंड हाउस के लिए 100 करोड़ का एयूएम पे एक स्कीम मैनेज करना, इसीलिए ये स्कीम्स मर्ज हुई हैं रादर देन एनीथिंग एल्स। तो प्राइमरी रीजन इन स्कीम्स का मर्ज करने का यह है कि ये अपने आप में ये स्कीम्स ग्रो नहीं कर रही थी, नया पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रही थी,
और इनकी जो करंट स्केल थी वो इतनी छोटी थी कि वो इंडिविजुअली उनको रखने का कोई सेंस नहीं बन रहा था फंड हाउस के लिए, इसलिए उन्होंने स्कीम्स को मर्ज किया है। नाउ दूसरी बात आप ये समझिए कि जब कोई स्कीम्स मर्ज करती हैं, जब ऐसे कोई मर्ज हुई हैं 3 स्कीम्स, तो तीनों स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव अलग-अलग था, पर उनको जब मर्ज किया है तो जो मैं अगर इन्वेस्टर था, जो ग्लोबल एग्री प्लान में इन्वेस्ट कर रहा था, तो अब जो मेरा फंड है उसका तो ऑब्जेक्टिव अब चेंज हो गया। तो इस केस में फंड हाउस अलाउ करता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने के लिए विदाउट एनी एग्जिट लोड। तो मुझे लगता है शायद इस वजह से इस फंड हाउस में या स्कीम में अपॉर्चुनिटी बनी होगी, क्योंकि कुछ लोग डेफिनेटली एग्जिट किए होंगे जिन लोगों को लगा कि यार मेरा जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने इन्वेस्ट किया था वो ऑब्जेक्टिव अब इस स्कीम का रहा नहीं है, इसलिए मैं एग्जिट करूंगा, और इस वजह से शायद नए इन्वेस्टर्स के लिए जगह बन पाई है जो फॉरेन मार्केट्स में या इंटरनेशनल मार्केट्स में निवेश करना चाहते हैं। जी, जी। भले ही आदित्य ये एक कमर्शियल डिसीजन है, लेकिन मैं जो 2 स्कीम्स की बात कर रही हूँ इसमें से एक मेरे ख्याल से कमोडिटी इक्विटी फंड भी है, ग्लोबल एग्री प्लान है। तो क्या ये 2 अलग-अलग तरह के एसेट क्लास का मिक्स है जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय फंड में डाला गया है? क्योंकि इम्पैक्ट तो होगा निवेशकों को, और जानकारी के लिहाज से उनको समझना भी होगा कि उनका पैसा अब इक्विटी के साथ-साथ क्या कमोडिटी में भी जाना है, क्योंकि 2 अलग तरह की स्कीम्स को यहाँ मिक्स किया जा रहा है। ज़रा बताएँ? राइट। तो ये हुआ क्या है कि ये सारी स्कीम्स मर्ज होके आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड में मर्ज हो रही हैं, राइट। ये जो दूसरी जो स्कीम्स हैं कमोडिटीज वाली या कमोडिटी इक्विटीज फंड वाली, तो अब जो ऑब्जेक्टिव है वो मेन, अब मान लीजिए जो अगर फंड मैनेजर भी थे तो वो आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड का जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो होगा, राइट। तो डेफिनेटली अगर मैंने पहले इन्वेस्ट किया तो सोच के कि मुझे कमोडिटी इक्विटीज का एक्सपोजर मिलेगा, बट हो सकता है वो सेम स्ट्रैटेजी जो नया स्कीम हो गया है मर्ज होने के बाद सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड, वो शायद फॉलो ना करे, बिकॉज नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये तो इंटरनेशनल इक्विटी फंड है रादर देन इंटरनेशनल या ग्लोबल कमोडिटीज फंड, राइट। तो इस वजह से डेफिनेटली अगर मैं कमोडिटी का एक्सपोजर चाह रहा तो शायद मुझे नए फंड से ना मिले। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड थे तो आपको डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए कि क्या आप आपने जो सोच के इस इन्वेस्टमेंट या स्कीम में पैसा लगाया था, अब शायद वो ये स्कीम स्ट्रैटेजी पे कंटिन्यू ना करें इन्वेस्टमेंट। और ये भी है कि फंड हाउस ने आपको ऑप्शन दिया एग्जिट होने का, बट जरूरी नहीं है कि आप एग्जिट करें। तो वो अब आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि ये फंड मैं हाउस उसी पर आ रही थी, क्योंकि ये जो विलय है ये एक्टिव हो जाएगा 28 जुलाई के आसपास से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आदित्य। तो अब निवेशकों को समझाइए कि वो कैसे अपना फैसला बनाएं, और अब तमाम बातें क्योंकि उनको समझ में आ गई है। पोर्टफोलियो लेवल पर तो आपको देखना होगा कि आपका एक्सपोजर कहाँ पर कितना है, लेकिन उसके बावजूद भी अब विलय के बाद भी क्या बने रहना चाहिए, कैसे कैसे गाइड कर पाएंगे? सी आई थिंक बहुत ही सिंपल है। अगर मैं एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर था और मैं कमोडिटी इक्विटी फंड में पैसा लगाया था बिकॉज मुझे लग रहा था कि कमोडिटी बूम आने वाला है और मुझे उसका फायदा उठाना है, और सिर्फ एक सिंगल उसी पर्पस के लिए आपने पैसा लगाया था, तो डेफिनेटली हो सकता है कि जो इंटरनेशनल इक्विटी फंड है आपके उस ऑब्जेक्टिव को मीट ना करे, राइट। तो वहां पे शायद आपके लिए काफी क्लियर हो जाता है कि आपने जो भी अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस से किया था वो डाइवर्सिफिकेशन अब सर्विस नहीं हो रहा है या सर्व नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली एग्जिट का कॉल ले सकते हैं। बट कविता, ये जो कमोडिटी इक्विटी फंड है इसका कुल एयूएम ही 13 करोड़ था, तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोग इस स्कीम में इन्वेस्टर्स हैं। बट एज आई सेड कि अगर आपको लगता है कि आपने कमोडिटीज की तेजी के लिए इसमें इन्वेस्ट किया था, बट अब इसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, तो डेफिनेटली आपको अपना आप एग्जिट कॉल ले सकते हैं स्कीम से। और अगर आप एग्जिट कॉल 28 जुलाई से पहले लेंगे और अगर आपका स्कीम अभी भी एग्जिट लोड पीरियड में है तो भी आपको बिना एग्जिट लोड अप्लाई किए आपको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी है 28 जुलाई तक। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपने समय निकाला और दर्शकों को गाइड किया उनके अंतर्राष्ट्रीय फंड की रणनीति को लेकर। धन्यवाद।